नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा में कोविड-19 की मार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। कोविड-19 पॉजिटिव नए मामलों की संख्या में जून महीने के 5वें दिन 316 नए मामले रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। राहत की बात यह है कि आज कई दिनों के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। आज कुल 86 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में अब तक कोविड के कुल पॉजिटिव मामले 3597 मिले हैं, जिनमें से 1563 केवल गुरुग्राम से हैं, 581 फरीदाबाद से, सोनीपत से 261, झज्जर से 107 केस हैं। हालांकि अब तक प्रदेश में 1209 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2364 है। बोर्ड परीक्षा ड्यूटी से बचना निजी स्कूलों को भारी पड़ता नजर आ रहा है। शिक्षा बोर्ड ने 132 निजी स्कूलों को 10 जून तक 5000 रुपए की जुर्माना राशि भरने के निर्देश दिए हैं। चूंकि इन स्कूलों के शिक्षक बोर्ड की परीक्षा में ड्यूटी नहीं दी थी, शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने सभी निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित 5000 रुपए की राशि नहीं जमा कराई तो 10 जून के बाद वे उनसे 1 लाख रुपए बतौर जुर्माना वसूला जाएगा। फिलहाल शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने इनको राहत देते हुए 10 जून तक का समय दिया है ताकि वे राशि जमा करा सकें। साथ ही कहा कि अगर निर्धारित तिथि तक जुर्माना की राशि जमा नहीं करवाई तो 10 जून के बाद इन निजी स्कूलों से 5000 की बजाय 1 लाख रुपए वसूले जाएंगे। अगर फिर भी जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई तो उन स्कूलों की संबद्धता व मान्यता रद्द करने पर भी विचार होगा। यहाँ यह बताते चले कि उस वक्त 800 निजी स्कूलों के शिक्षकों ने परीक्षा ड्यूटी नहीं दी थी। इन सभी स्कूल संचालकों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना किया था, जिनमें से 668 स्कूलों ने जुर्माना भर दिया है। बाकी 132 स्कूल इस जुर्माना की राशि देने से पीछे हट रहे हैं। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीएम नरेंद्र मोदी को G7 में शामिल करने का निमंत्रण देने पर चीन तिलमिला उठा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक चीनी विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के G7 का विस्तार करके G11 या G12 में शामिल किए जाने पर सकारात्मक जवाब दिया है। चीनी समाचार पत्र ने एक तरीके से धमकाने के अंदाज में कहा है कि G7 के विस्तार की योजना में शामिल होने की कोशिश कर भारत आग से खेल रहा है। अमेरिका भारत को G7 में इसलिए शामिल कराना चाहता है क्योंकि नई दिल्ली न केवल दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि भारत अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का एक अहम स्तंभ बन गया है। चीन को इंडो पैसिफिक इलाके में संतुलित करने के लिए अमेरिका लंबे समय से क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि जब से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में वापस आए हैं, उनका चीन के प्रति रवैया बदल गया है। भारत ने सितंबर 2019 से ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ चतुर्भुज सामरिक संवाद में अपनी भागीदारी बढ़ा दी है। चीन के सरकारी अखबार ने आगे कहा है कि इसका मतलब यह है कि भारत क्षेत्र में अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को लागू करने के लिए तैयार है। बदले में भारत अमेरिका से बड़ी शक्ति का दर्जा हासिल करने और अन्य योजनाओं को पूरा करने में मदद चाहता है। ऐसे में यह कहना सही होगा कि भारत चीन को निशाना बनाने के लिए अमेरिका की कई योजनाओं में सक्रिय हो गया है। कोरोना महामारी के बाद अगर वैश्विक मंच पर चीन आगे बढ़ता है और अमेरिका नीचे आता है तो चीन को घेरने के लिए भारत द्वारा अमेरिका का साथ देने की पूरी संभावना है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप G7 का विस्तार कर इसे G11 या G12 बनाना चाहते हैं। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील को शामिल करने की योजना है। रूस को शामिल करने को लेकर अभी विवाद जारी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम देने वाले लाखों उम्मीदवार लंबे समय से एग्जाम की नई तारीख की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। यूपीएससी ने सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम की तारीख की घोषणा कर दी है। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए सिविल सर्विस मेन एग्जाम 8 जनवरी 2021 यानी यूपीएससी मेन एग्जाम 2020 को आयोजित किया जाएगा। यूपीएससी ने बीते दिनों नोटिस जारी करके बताया था, हालातों को जायजा लेने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम की तारीखें 5 जून को अपलोड करेगा। बता दें कि सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2020 के साथ ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम की परीक्षा भी 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा एनडीए और एनए एग्जामिनेशन 1 2020 रविवार के दिन 6 सितंबर को आयोजित किया जाएगा और एनडीए और एन सेकंड 2020 का एग्जाम भी 6 सितंबर को ही होगा। यूपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जाम पहले 31 मई को आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इस एग्जाम को स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम भी स्थगित कर दिया गया था।
देश में मौसम काफी दिनों से सुहाना बना हुआ है। फिलहाल जून की शुरुआत से मौसम ठंडा बना हुआ है। हालांकि गुरुवार को दिन में थोड़ी धूप रही, लेकिन गर्मी का एहसास कम ही था। वहीं बात आने वाले दिनों की करें तो जारी हुए बुलेटिन में कहीं भी गर्म हवा चलने की चेतावनी नहीं थी। अगर थी तो वो सिर्फ भारी बारिश की चेतावनी थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने आने वाले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और केरल माही में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में प्रत्येक स्थानों पर भी भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज के साथ बिजली, ओलावृष्टि और तेज आंधी चलने की संभावना बताई गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गंगे पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय के अलग थलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं के चलने की उम्मीद जताई गई है। विभाग के अनुसार 9 जून के आसपास गोवा, केरल और उड़ीसा में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में कई दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है। गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों के साथ ही मैदानी क्षेत्र में गुरुवार की शाम से शुरू हुई बारिश शुक्रवार को भी जारी है। वहीं केदारनाथ की ऊंची चोटियों पर हिमपात की सूचना भी मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन मौसम के तेवर और तल्ख होंगे। आंधी के साथ ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली NCR में लगातार आ रहे भूकंप के हल्के झटके बड़े खतरे की आहट दे रहे हैं। भूकंप विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 1.5 महीने के अंतराल पर 10 से ज्यादा भूकंप के झटके आने के बाद दिल्ली NCR में बड़ी तबाही आ सकती है। यह बड़े भूकंप आने का संकेत है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के प्रमुख डॉक्टर कलाचंद सेन ने कहा कि हम वक्त, जगह और तीव्रता का साफ तौर पर अंदाजा नहीं लगा सकते, मगर यह मानते हैं कि यह NCR क्षेत्र में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, जो दिल्ली में एक बड़े भूकंप की वजह बन सकती है। दिल्ली वैसे भी उच्च भूकंपीय क्षेत्र में आती है और NCR तकरीबन 573 मील के दायरे तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में लाखों लोग रहते हैं। हालांकि आज तक ज्यादातर बिल्डरों ने भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा, वास्तुकारों और बिल्डरों के बीच गठजोड़ से भूकंप रोधी मानकों से समझौता किया जा रहा है। ऐसे में अगर किसी दिन ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। मानक ब्यूरो के मुताबिक दिल्ली NCR की कई इमारतें जरूरी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE 10वीं और 12वीं की पेंडिंग परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर चुका है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी। लेकिन कोविड-19 से देश में बिगड़ रहे हालातों के बीच बोर्ड के लिए परीक्षाएं आयोजित कराना एक बड़ी चुनौती है। गंभीर स्थिति को देखते हुए CBSE बोर्ड ने अहम घोषणा की है। CBSE ने कहा है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे जिन्हें परीक्षा के लिए किसी लेखक की जरूरत है, वे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल न होने का विकल्प भी चुन सकते हैं। दरअसल बोर्ड का कहना है कि ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना मुश्किल होगा। CBSE ने यह भी कहा है कि विशेष आवश्यकताओं वाले स्टूडेंट्स जो परीक्षा में शामिल न होने का विकल्प चुनते हैं, उनका रिजल्ट अल्टरनेटिव मोड यानी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी किया जाएगा। CBSE बोर्ड के सीनियर अधिकारी ने कहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो सोशल डिस्टेंसिंग के चलते परीक्षाओं में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो वह अपने स्कूलों को इस बारे में सूचित कर सकते हैं। इंडियन रेलवे के एक फैसले ने कोविड-19 काल में कंफर्म टिकट के साथ ट्रेन यात्रा की तैयारी कर चुके लोगों के लिए टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल रेलवे ने कई स्टेशनों से ट्रेनों के स्टॉपेज यानी ठहराव को खत्म कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब इन स्टेशनों पर यात्री ट्रेनें नहीं रुकेंगी। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि रेलवे ने बुक टिकट के पैसे यात्रियों के खाते में लौटाने की बात भी कही है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के कई स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव में बड़ा बदलाव किया गया है। चंद्रपुरा, बोकारो, पारसनाथ और गोमो जैसे स्टेशनों पर 4 जून से ट्रेनों के रुकने पर पाबंदी लगा दी गई है। इन स्टेशनों पर उतरने वाले यात्रियों का टिकट अब खुद ब खुद रद्द हो जाएगा और उन्हें उनका रिफंड मिल जाएगा। ये बदलाव चार्ट बनने से पहले ही हो जाएगा। इससे यात्रियों को ट्रेन में यात्रा की अनुमति ही नहीं मिलेगी, यानी यात्रियों को अगली यात्रा के लिए दोबारा टिकट बुक कराना होगा, वो भी उस तारीख पर जब से इन स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव को हरी झंडी मिल जाएगी। दरअसल झारखंड में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार ने रेलवे से निवेदन किया था कि इन स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव को फिलहाल बंद कर दिया जाए, ताकि कोविड-19 के मरीज यहां न आ सकें और संक्रमण कम से कम हो।
जून के पहले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 306.54 अंकों की उछाल के साथ 34,287.24 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 113.05 यानी 1.13% अंक चढ़कर 10,142.15 के स्तर पर बंद हुआ। आज निफ्टी टॉप गेंदर में टाटा मोटर्स 13.65% की उछाल के साथ बंद हुआ। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चौथी तिमाही के नतीजे आने के बाद उसके शेयर 8.73% 189.25 रुपए पर बंद हुए। आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में तेजी रही, वहीं निफ्टी के 50 में से 40 शेयरों में खरीदारी रही। बैंक निफ्टी के सभी 12 शेयरों में तेजी रही। सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी फार्मा, आईटी और मेटल को छोड़कर पीएसयू बैंक, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, निफ्टी ऑटो, मीडिया जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुए। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की हाजिर कीमतों में लगातार चौथे दिन भी गिरावट देखने को मिल रही है। 22 कैरेट सोने की कीमत 62 रुपए घटकर 42,777 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। इसमें जीएसटी नहीं लगा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी अब 47,675 रुपए पर आ गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए खुद का बिजनेस शुरू करने वालों को आर्थिक मदद मिलती है। वे लोग जिनके पास कोई बिजनेस आइडिया है लेकिन पैसे की तंगी के चलते वे अपने इस आइडिया को जमीनी स्तर पर लागू नहीं कर पाते, उन्हें इससे 10 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। इस योजना को अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत अगर आप लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप परिवार की महिला सदस्य के नाम पर लोन के लिए अप्लाई करें। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की खास बात यह है कि इसके तहत लोन लेने वाले 4 लोगों में से 3 महिलाएं हैं, यानी कि इस योजना को सरकार ने महिलाओं पर फोकस किया हुआ है। ऐसे में अगर आप महिला के नाम पर लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लोन मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे। मुद्रा योजना के तहत ऐसे लोगों को 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन देती है जो खुद का बिजनेस शुरू करने की चाह रखते हैं। लोन बिना गारंटी के मिलता है और साथ ही लोन चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। सरकारी या प्राइवेट बैंक के ब्रांच में जाकर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आज के इतिहास की। 1674 शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक और साथ ही उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। 1808 नेपोलियन के भाई जोसेफ को आज ही के दिन स्पेन का राजा बनाया गया था। 1919 हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र कृष्ण का जन्म हुआ। 1929 अभिनेता, राजनेता और समाजसेवक सुनील दत्त का जन्म पश्चिमी पंजाब के झेलम वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। 1936 प्रसिद्ध फिल्म निर्माता डी रामानायडू का जन्म हुआ। 1968 दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री तथा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ। 1984 दमदमी टकसाल के प्रमुख खालिस्तान आंदोलन के नेता जर्नैल सिंह भिंडरावाले का निधन हुआ। 1999 भारत की पहली जोड़ी लिएंडर पेस तथा महेश भूपति ने टेनिस का ग्रैंड स्लैम जीता। आज का विचार। सुबह में एक छोटा सा सकारात्मक विचार भी आपका पूरा दिन बदल सकता है।